नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम शैक्षिक प्रबंधन यूनिट नंबर 1 पर अध्ययन करेंगे। तो साथियों, यूनिट नंबर 1 में कुल 5 लेसन लगते हैं और पहले हम इन 5 लेसन से संबंधित परिभाषाओं पर अध्ययन करेंगे। तो साथियों, स्टार्ट है कि हेरोल्ड कुंटज नाम का ये जो व्यक्ति है, ये प्रबंधन की परिभाषा देता है कि औपचारिक रूप से संगठित वर्गों के साथ तथा उनके द्वारा कार्य करवाने की कला प्रबंध है। तो ये परिभाषा देता है हेराल्ड कुंटज। फिर है F.W. टेलर, ये कहता है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। फिर है साथियों गुल्लिक, ये कहता है कि प्रबंध से आशय किसी संस्था की मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण प्रयोग से है। फिर है साथियों जॉर्ज आर टेरी, प्रबंध लोगों से कार्य करवाने की कला है। अगला है साथियों हेनरी फेयोल, प्रबंध करने से आशय पूर्व अनुमान लगाने एवं योजना बनाने, संगठन की व्यवस्था करने, निर्देश देने, समन्वय करने तथा नियंत्रण करने से है। और अगला है रोस मूरे, ये कहता है कि प्रबंध का तात्पर्य निर्णय लेने से है। फिर है मेरी पार्कर फोलेट, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। और फिर है साथियों लॉरेंस एप्ले, ये कहता है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। फिर है जेडी मुन्ने, ये कहता है कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। जेबी सीयर्स, शैक्षिक प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक सफलता पूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। और फिर है साथियों आपका लूथर गुल्लिक, ये कहता है कि शैक्षिक प्रबंध सत्ता की सामान्य संरचना है जिसके जरिए निश्चित उद्देश्यों के लिए कार्यों को विभाजित, परिभाषित और समन्वित किया जाता है। साथियों, ये परिभाषाएं आपको ऐसे तो याद नहीं होगी। जो परिभाषा है इनमें से आप एक नाम का चुनाव करें और उसके अनुसार परिभाषा याद करें। जैसे लूथर गुल्लिक, सत्ता की सामान्य संरचना लूथर गुल्लिक। जैसे है संपूर्ण शैक्षिक सफलता पूर्वक व्यवहारिक रूप में संपन्न होना, ये कहता है जेबी सीयर्स। प्रत्येक मानवीय संस्था तो आपका उत्तर होगा जेडी मुन्ने। फिर है साथियों व्यक्तियों का विकास तो उत्तर होगा लॉरेंस एप्ले। दूसरों से कार्य करवाने की कला तो मेरी पार्कर फोलेट। निर्णय लेना तो निर्णय लेने के अर्थ में रोस मूरे। और फिर है साथियों पूर्व अनुमान लगाने एवं योजना बनाना, ये है हेनरी फेयोल। और फिर प्रबंध लोगों से कार्य करवाने की कला है, ये कहता है आपका जॉर्ज आर टेरी। और मानवीय और भौतिक संसाधन तो आप याद करें गुल्लिक। फिर है सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका, इसके लिए रहेगा F.W. टेलर। और फिर है औपचारिक रूप से संगठित वर्ग, इसके लिए हेरोल्ड कुंटज। तो साथियों इन नामों के साथ इन वैज्ञानिकों के नाम आप याद करो। तो साथियों ये तो होगी आपकी प्रबंधन की परिभाषाएं और शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाएं। अब पढ़ते हैं हम पर्यवेक्षण की परिभाषाएं। तो पर्यवेक्षण में आप एडम्स और डिक्की नाम का जो ये व्यक्ति है, ये कहता है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। फिर जॉन ए बार्टकी या बार्कले, ये कहता है कि उत्तम पर्यवेक्षण का सदैव शिक्षकों के विकास, छात्रों की उन्नति तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार से संबंध होता है। और फिर कहता है बर्टन कहता है शिक्षा पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण में उन्नति करना है। ये कथन है बर्टन का। फिर है फ्रेड सी एयर, ये कहता है कि पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ तथा गत्यात्मक है क्योंकि ये सर्वाधिक सृजनात्मक है। फिर है साथियों नियोजन की परिभाषा पढ़ते हैं, जिनमें पहला कथन है जॉन मिलेट का कि योजना भावी क्रिया की एक बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। ये कथन है जॉन मिलेट का। फिर है जेबी सीयर्स कहते हैं कि नियोजन का सीधा अर्थ किसी कार्य को करने या समस्या का समाधान करने की तैयारी है।
और फिर है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन का कथन है कि शिक्षा सुधार की दृष्टि से संस्थागत नियोजन एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक शैक्षिक प्रयास में शिक्षक केंद्र बिंदु होता है जो संस्था की प्रगति के लिए योजना बनाता है। और फिर है साथियों आपका कुंटज एवं ओडोनेल, इनका कथन है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता ही नेतृत्व कहलाती है। तो ये नेतृत्व की परिभाषा है। फिर है जॉर्ज टेरी, ये कहता है कि नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रत्यय करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। और फिर आपका स्टोगडिल, ये कहता है कि नेतृत्व एक संगठित समूह का लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। तो साथियों ये तो होगी परिभाषा। अब इन परिभाषाओं का जो एक मेन शब्द को आप पकड़िए और उसके अनुसार इन व्यक्तियों के नाम याद करिए। जैसे दोबारा रिवीजन के तौर पर, जैसे संगठित समूह का लक्ष्य निर्धारण करना, तो आप याद रखें स्टोगडिल। और फिर है प्रभावित करने की योग्यता, तो आप याद करें जॉर्ज टेरी। फिर है संप्रेषण के माध्यम द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित करना, तो इसके लिए आप याद रखें कुंटज एवं ओडोनेल। फिर है नियोजन एक महत्वपूर्ण कदम, इसके लिए आप याद करें फ्रैंकलिन। और फिर है समस्या का समाधान करने की तैयारी, इसके लिए आप याद रखें जेबी सीयर्स। और फिर है जॉन मिलेट के लिए आप याद रखें बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी जॉन मिलेट। और फिर है जो सर्वश्रेष्ठ और गत्यात्मक यानी पर्यवेक्षण है, ये सर्वश्रेष्ठ और गत्यात्मक है, इसके लिए आप करें फ्रेड सी एयर। और फिर है शिक्षण में उन्नति करना, पर्यवेक्षण का उद्देश्य है शिक्षण में उन्नति करना, इसके लिए आप याद रखें बर्टन। और फिर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, इसके लिए आप याद रखें जॉन ए बार्कले। और अगला है कि शिक्षण को सुधारने और सुनियोजित कार्यक्रम, इसके लिए आप याद करें एडम्स ए डिकी। तो साथियों ये तो होगी आपकी परिभाषाएं। अब हम जो यूनिट नंबर 1 के जो 5 लेसन है उनको हम लगातार पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो साथियों पहला लेसन है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, कार्य और सिद्धांत। तो इससे संबंधित परिभाषाओं पर तो हमने पहले से ही अध्ययन कर लिया है। तो अब पढ़ते हैं कि प्रशासन। साथियों प्रशासन शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है मिनिस्टेर शब्द से, जो लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है सेवा करना। फिर है साथियों शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति। तो शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति कैसी है, इसके लिए देखो प्रबंध कला एवं विज्ञान है, प्रबंध एक पेशा है, इसकी अपनी आचार संहिता होती है, प्रबंधन सामाजिक विज्ञान व जन्मजात प्रतिभा है, प्रबंधन एक लोक समूह है, एक अधिकार व्यवस्था, एक आर्थिक संसाधन, एक सामाजिक दायित्व एवं एक सार्वभौमिक क्रिया है। तो साथियों ये प्रकृति है प्रबंध की, इनको आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा में अवैध में प्रकृति संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर साथियों शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं है, जैसे ये गत्यात्मक प्रक्रिया है, प्रबंधन सतत प्रक्रिया है, प्रबंधन संगठित प्रक्रिया है, उद्देश्यों की विद्यमानता है, संसाधनों के बीच संबंध है, प्रबंधन सामाजिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिकार सत्ता है, सामूहिक प्रकृति है और अदृश्य कौशल है। तो ये शैक्षिक प्रबंधन की है विशेषताएं। फिर साथियों प्रबंधन के कार्य है वो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बताए। जैसे हेनरी फेवन ने प्रबंधन के 5 कार्य बताए और 5 कार्य को इन्होंने POCC नाम किया है, जिसमें P शब्द का अर्थ है प्लानिंग यानी नियोजन, दूसरा है O का अर्थ है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, फिर C का अर्थ है कमांडिंग यानी कि निर्देशन, फिर दूसरे C का अर्थ है कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय, और फिर C का अर्थ है कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। इनमें से साथियों जो आपका कमांडिंग यानी निर्देशन है, निर्देशन के जो तत्व है वो है पर्यवेक्षण, संप्रेषण, अभिप्रेरणा और नेतृत्व है। ये चारों ही तत्व निर्देशन में शामिल है। फिर साथियों अगला व्यक्ति है रोल्फ डेविस ने प्रबंधन के 3 कार्य बताए हैं और इन 3 कार्यों को इन्होंने POC नाम दिया है, प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन और कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। फिर है साथियों हेराल्ड
हेराल्ड सिमंडी। इन्होंने प्रबंधन के 4 कार्य बताए हैं और सूत्र दिया है POIM। P यानी प्लानिंग यानी नियोजन, O यानी ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, और I यानी इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, और M यानी मेजरमेंट यानी कि मापन। तो नियोजन, संगठन, एकीकरण और मापन, ये 4 कार्य बताए हैं हेराल्ड सिमंडी ने। फिर साथियों लूथर गुलिक ने प्रबंधन के 7 कार्य बताए हैं और इन्होंने इन 7 कार्यों को पोस्ट कोर्ब सूत्र दिया है, जिसमें प्रत्येक शब्द के निम्न अर्थ है। P यानी प्लानिंग यानी नियोजन, O यानी ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, S यानी स्टाफिंग यानी कि नियुक्तियां, D यानी डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन, CO यानी कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय, R यानी रिपोर्टिंग यानी कि प्रतिवेदन तैयार करना, और B यानी बजटिंग यानी कि बजट बनाना। तो लूथर गुलिक ने प्रबंधन के 7 कार्य बताए हैं। फिर साथियों शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत। तो साथियों शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम है हेनरी फेयोल, जो फ्रांस देश का व्यक्ति था, और इन्हें हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहते हैं। आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कौन है? हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने अपनी पुस्तक लिखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसमें इन्होंने प्रबंधन के कुल 14 सिद्धांत बताए जो कि निम्नलिखित है। तो साथियों सिद्धांत से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो हेनरी फेयोल से संबंधित नहीं है। तो इसके लिए आप हेनरी फेयोल के इन 14 सिद्धांतों को याद करें। तो पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत, दूसरा है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत, चौथा है आदेश की एकता का सिद्धांत, पांचवा है निर्देशन की एकता का सिद्धांत, छठा है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता का सिद्धांत, 7 नंबर है पारिश्रमिक का सिद्धांत, 8 नंबर है केंद्रीयकरण का सिद्धांत, 9 नंबर है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, 10 नंबर है समन्वय का सिद्धांत, 11 है समता का सिद्धांत, 12 है कार्यकाल की स्थायित्व का सिद्धांत, 13 है पहलपन का सिद्धांत, और 14 है समूह भावना का सिद्धांत। तो इन 14 सिद्धांतों को आप ध्यान रखें। अब साथियों प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य पढ़ते हैं। जैसे है वैज्ञानिक प्रबंध का जनक है F.W. टेलर और आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता है हेनरी फेयोल। और साथियों प्रबंधन में अपवाद का सिद्धांत दिया था F.W. टेलर ने। F.W. टेलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? अपवाद का सिद्धांत। फिर भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, और ये कथन कहा है कोठारी आयोग ने। फिर साथियों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे संस्था का हृदय बोलते हैं प्रबंध को, संस्था का मस्तिष्क बोलते हैं प्रशासन को, प्रबंधन का मस्तिष्क बोलते हैं संगठन को, प्रबंध का हृदय बोलते हैं अभिप्रेरणा को, विद्यालय का हृदय है पुस्तकालय, और विद्यालय का नाड़ी तंत्र होता है शिक्षक। फिर साथियों एक पीटर ड्रकर का एक महत्वपूर्ण कथन कि प्रबंधन किसी भी संस्थान अथवा संगठन का जीवन रक्त होता है। प्रबंधन किसी भी संस्थान या संगठन का जीवन रक्त होता है, ये कहा है पीटर ड्रकर ने। फिर साथियों गुलिक ने 4P की अवधारणा दी है। गुलिक ने प्रबंधन के लिए 4P की अवधारणा दी। तो इन 4 P के कुछ अलग अलग अर्थ है, जैसे पर्पज यानी उद्देश्य, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, पर्सन यानी व्यक्ति, और प्लेस यानी स्थान। फिर साथियों प्रबंधन का कार्य मध्य व निम्न स्तर के प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। तो प्रबंधन है ये 3 स्तर पर बंटा हुआ होता है, मध्य, निम्न और उच्च। तो प्रबंधन का जो कार्य है ये मध्य व निम्न स्तर के प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। फिर साथियों शैक्षिक प्रबंधन के 4 प्रकार। शैक्षिक प्रबंधन है ये 4 प्रकार का होता है, भौतिक, मानवीय, वित्तीय और सैद्धांतिक। तो साथियों इनमें भौतिक है, भौतिक में विद्यालय भवन है, फर्नीचर है, पुस्तकालय है। मानवीय जो शैक्षिक प्रबंधन है इसमें छात्र, शिक्षक, प्रधानाध्यापक आते हैं। वित्तीय शैक्षिक प्रबंधन है, इसमें विद्यालय की फीस है, अनुदान है, कोष है, और भी आते हैं। मैंने तो यहाँ मेन लिखे हैं। फिर सैद्धांतिक प्रबंधन है, इसमें समय सारणी है, नियम है, सिद्धांत है आदि आते हैं। फिर साथियों ये आपका पहला टॉपिक समाप्त हो गया। अब है साथियों आपका दूसरा टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन में संपूर्ण गुणवत्ता। तो स्टार्ट करते हैं साथियों कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन ऐसी तकनीक है जिसमें प्रोसेस की गुणवत्ता, उत्पाद की गुणवत्ता तथा सभी गतिविधियों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। तो जो भी गतिविधियां होती है उन सभी गतिविधियों को बेहतर बनाने का प्रयास संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में किया जाता है। साथियों संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के 4 मुख्य तत्व होते हैं।
तो 4 मुख्य तत्व हैं, इन पर जो निम्न है: ग्राहकों पर फोकस, लगातार सुधार, संपूर्ण सहभागिता और सामुदायिक नेटवर्क। ये संपूर्ण गुणवत्ता के 4 मुख्य तत्व है। फिर साथियों वालनेम नाम का एक व्यक्ति है, इन्होंने सन 1993 ईस्वी में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के 5 मुख्य आधारभूत फैक्टर बताए थे। तो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के 5 मुख्य आधारभूत फैक्टर हैं, ये किसने बताए? वालमेन ने। तो इन्होंने बताया था जो इनके 5 फैक्टर है वो निम्न है: एजेंसी बदलना, टीम वर्क, लगातार सुधार, विश्वास निर्माण और अल्पकालिक लक्ष्यों का उन्मूलन। फिर साथियों संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में 3 C का मुख्य महत्व है। जो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है इसको चलाने के लिए 3 C का मुख्य महत्व होता है। 3 C है जो है कस्टमर, कल्चर और काउंटिंग, यानी कि ग्राहक, संस्कृति और गणना। फिर साथियों संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कुल 8 सिद्धांत तो बहुत और भी है, लेकिन इनके जो मुख्य 8 सिद्धांत है वो है: ग्राहकों पर फोकस करना, संचार, प्रतिबद्धता यानी कि सभी कर्मचारियों के संगठन के प्रति प्रतिबद्धता, एकीकरण यानी कि सभी विभागों के कर्मचारियों में एकीकरण, फिर प्रक्रिया पर ध्यान, व्यूह रचना आधारित, निरंतर सुधार और तथ्य आधारित निर्णय। ये संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के मुख्य 8 सिद्धांत है। फिर साथियों संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है या गुणवत्ता चक्र है, इसका विकास हुआ था जापान के कोरू इशिकारा ने संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का विकास किया था। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का जनक है वो साथियों W. एडवर्ड डेमिंग को माना जाता है, जो अमेरिका का रहने वाला था। तो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का जनक है W. एडवर्ड डेमिंग, जो अमेरिका का रहने वाला था। फिर साथियों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन यानी शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, ये पुस्तक है और इस पुस्तक का रचयिता है एडवर्ड सालिस ने पुस्तक लिखी थी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। इन्होंने इस पुस्तक में TQM के 4 अनिवार्य आवश्यकता बताई थी। नैतिक प्रतिबद्धता, व्यवसायिक प्रतिबद्धता, प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व प्रतिस्पर्धा। फिर साथियों संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। तो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है ये साथियों विद्यार्थी केंद्रित अवधारणा आती है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है ये विद्यार्थी केंद्रित अवधारणा है और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को श्रेष्ठ इंसान व योग्य नागरिक बनाना। साथियों इसके जो 4 तत्व है वो है शिक्षा यानी कि सेवा कार्य, विद्यार्थी यानी प्राथमिक। जो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है इसके जो 4 मुख्य तत्व है वो है शिक्षा का मतलब है सेवा कार्य, विद्यार्थी यानी प्राथमिक ग्राहक, अभिभावक द्वितीय ग्राहक और शिक्षक होता है आंतरिक ग्राहक। शिक्षा में गुणात्मकता, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रशासक, नियोक्ता व अध्यापक सभी की संतुष्टि से जुड़ी हुई अवधारणा होती है। तो शिक्षा की जो अवधारणा है इससे किस किस को संतुष्टि मिलती है? विद्यार्थी है, अभिभावक, प्रशासक, नियोक्ता व अध्यापक, तो इन सभी से ये जुड़ी हुई है। फिर साथियों शीर तथा लोजियर नाम के ये व्यक्ति है, इन्होंने TQM के 3 आयाम बताए थे। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के इन्होंने 3 आयाम बताए थे: डिजाइन, आउटपुट और प्रोसेस। साथियों TQM को शिक्षा में लागू करने के लिए 5 क्षेत्रों पर बल दिया गया कि जो TQM है इसको शिक्षा में लागू करने के लिए कितने क्षेत्रों पर बल दिया? तो 5 क्षेत्रों पर: विद्यार्थी और लक्ष्य पर बल, कार्य के संचालन के लिए व्यवस्थित विधि पर बल, मानवीय संसाधनों पर बल, दीर्घकालीन चिंतन पर बल और प्रतिबद्धता पर बल। तो 5 क्षेत्रों पर बल दिया गया। फिर साथियों शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन मॉडल, ये मॉडल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों जो शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का पहला मॉडल है ये मॉडल दिया था क्रॉसबी दिया था और इन्हीं के नाम पर ये क्रॉसबी मॉडल कहलाता है। जैसे इसमें देखो इनपुट और आउटपुट है, इसके चारों ओर ये 4 कार्य बताए गए हैं: प्रक्रिया, प्रशिक्षण या ज्ञान, उपकरण या सुविधा और उपलब्धि मानक। फिर है दोस्तों दूसरा जो मॉडल है वो है डेमिंग मॉडल है जो PDCA चक्र के नाम से विख्यात है। और ये डेमिंग मॉडल है, ये देखो इसमें 4 चक्र बताए, PDCA चक्र के माध्यम से 4 कार्य बताए गए। इसमें समस्या को पहचानना, समाधान करना, परिणाम और प्रक्रिया में सुधार के लिए कार्य करना। और ये जो PDCA है इसका पूरा नाम है प्लान डू चीक एक्ट। फिर साथियों कि W. एडवर्ड डेमिंग ने संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन हेतु कुल 14 सिद्धांत बताए थे। W. एडवर्ड डेमिंग जो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का जनक है, इन्होंने कुल कितने सिद्धांत बताए? 14 सिद्धांत। फिर साथियों 6 सिग्मा सिद्धांत, जो
संपूर्ण शिक्षा प्रबंधन में जो 6 सिग्मा सिद्धांत लगता है, इस सिद्धांत को मोटोरोला कंपनी ने विकसित किया था और गुणात्मकता के उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति के मापन के लिए मोटोरोला कंपनी ने 6 सिग्मा सिद्धांत विकसित किया था। फिर है साथियों कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन जो पद है ये जापानी नीति से संबंधित है। जो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है ये जापानी नीति से संबंधित है। फिर है साथियों TQM में गुणात्मक सुधार के लिए किया जाने वाला विश्लेषण। जो TQM है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है, इसमें जो गुणात्मक सुधार है इसका विश्लेषण करने के लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है SWOT विश्लेषण। SWOT विश्लेषण बोलते हैं इसको, SWOT विश्लेषण। यानी S यानी स्ट्रेंथ यानी शक्तियां, W यानी वीकनेस यानी कमजोरियां, O यानी अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर, और T यानी थ्रेट्स यानी चुनौतियां या खतरे। ये है SWOT विश्लेषण। फिर है साथियों भारत में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन करने वाली शैक्षिक संस्थान। हमारे भारत में जो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है ये करने वाली संस्था कौन सी है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल यानी कि NAAC, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE, और न्यूपा यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये 4 संस्थाएं भारत में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन करने वाली संस्थाएं हैं। फिर साथियों राज्य स्तर पर TQM का निर्धारण करने वाली संस्था है वो है CMAT, जो कि जयपुर में स्थित है। इसका पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। फिर दूसरी संस्था है RSCERT यानी कि RSCERT उदयपुर। फिर साथियों TQM जापानी संस्था, जापानी शब्द है TQM, ये एक जापानी शब्द है, काइजेन से प्रेरित है, जिसका अर्थ होता है सुधार अथवा अधिक उत्तम के लिए प्रेरित करना। फिर साथियों जो आपका संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है इसके लिए एक सूत्र दिया गया है कि Q बराबर P/E। इसका अर्थ है कि Q का मान 1 से अधिक होने पर उस उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है। और इन शब्दों का अर्थ है Q यानी क्वालिटी यानी गुणवत्ता, E यानी एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षाएं, और P यानी परफॉर्मेंस यानी कि निष्पादन। तो साथियों ये आपका टॉपिक नंबर 2 भी समाप्त हो गया। अब साथियों हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3, शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण। तो साथियों ये स्टार्ट करते हैं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण की आधुनिक विचारधारा के अनुसार शैक्षिक पर्यवेक्षण एक सेवा है। शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या है? एक सेवा है। शैक्षिक पर्यवेक्षण एक सहयोगात्मक प्रयास है और शैक्षिक पर्यवेक्षण एक कुशल नेतृत्व है। तो साथियों फिर आगे है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति में है साथियों शैक्षिक पर्यवेक्षण विकासोन्मुखी प्रक्रिया है, समग्र क्रिया है, कुशल नेतृत्व है, सामूहिक प्रयास है, तकनीकी सेवा है, पूर्णतः वैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रक्रिया है और गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो साथियों ये शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति है और प्रकृति में शैक्षिक पर्यवेक्षण को बताया गया है विकासोन्मुखी प्रक्रिया, समग्र क्रिया, कुशल नेतृत्व है, सामूहिक प्रयास, तकनीकी सेवा, पूर्णतः वैज्ञानिक, रचनात्मक प्रक्रिया और गत्यात्मक क्रिया। फिर साथियों शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता में स्वस्थ मानवीय संबंधों का विकास, उचित वातावरण का निर्माण, समस्या समाधान पर आधारित, अनुसंधान व आधुनिक तकनीकों पर आधारित, व्यवहारिक है, वस्तुनिष्ठ है, अधिक प्रभावी है और जनतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ये साथियों शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता है। अब साथियों शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र, तो क्षेत्र है ये है साथियों, पहला क्षेत्र है निदानात्मक भूमिका। इसमें कक्षा शिक्षण का अवलोकन किया जाता है, शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए कार्यों का अवलोकन किया जाता है और शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। फिर साथ ही दूसरा क्षेत्र है उपचारात्मक अथवा मार्गदर्शन भूमिका। इसमें शिक्षकों की व्यक्तिगत व्यावसायिक समस्याओं को दूर किया जाता है, शिक्षकों की शैक्षिक विशेषताओं एवं त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है और शिक्षकों की योग्यताओं एवं क्षमताओं का निरंतर विकास करने का प्रयास किया जाता है। तो साथियों ये हो गए पर्यवेक्षण के क्षेत्र। अब पढ़ते हैं हम पर्यवेक्षण के प्रकार। पर्यवेक्षण के प्रकार है वो बहुत सारे होते हैं, जिनमें मुख्य मैंने यहाँ लिए हैं। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर पर्यवेक्षण होता है, वो होता है 2 प्रकार का, व्यक्तिक पर्यवेक्षण और पैनल पर्यवेक्षण।
व्यक्तिक पर्यवेक्षण है, इसमें देखो प्रधानाचार्य अथवा प्राचार्य एवं उच्च अधिकारी द्वारा किया जाने वाला पर्यवेक्षण है वो व्यक्तिक पर्यवेक्षण कहलाता है। फिर है साथियों पैनल पर्यवेक्षण। इस पर्यवेक्षण में एक टीम द्वारा, ये पर्यवेक्षण एक टीम द्वारा किया जाता है, जो इस पर्यवेक्षण में 3 व्यक्ति नियुक्त होते हैं, या 2 से 4 के मध्य या 3 व्यक्ति नियुक्त होते हैं। फिर है साथियों भूमिका एवं दृष्टिकोण के आधार पर। तो भूमिका और दृष्टिकोण के आधार पर है ये 5 भागों में विभाजित है, जिनमें से पहला है निरीक्षणात्मक परीक्षण। इसमें आज्ञा, निर्देश एवं नियमों पर बल दिया जाता है। फिर है नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। प्रधानाचार्य व शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने हेतु किया जाता है तथा फिर उसका निराकरण करने में सहयोग दिया जाता है। फिर है लोकतंत्रात्मक पर्यवेक्षण। इसमें सभी संबंधित व्यक्ति परस्पर सहयोग से समस्या का निदान करते हैं, अतः इसे सहयोगी पर्यवेक्षण भी बोलते हैं। फिर है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण और फिर है रचनात्मक पर्यवेक्षण। रचनात्मक पर्यवेक्षण है यह है व्यक्तिक सृजनता एवं मौलिकता के विकास का आधार प्रस्तुत करता है। इसमें वैज्ञानिक तथा लोकतंत्रीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये साथियों हो गया आपका पर्यवेक्षण। और अब है साथियों निरीक्षण। निरीक्षण है ये एक प्रकार का मूल्यांकन होता है, और कैसा मूल्यांकन होता है? आलोचनात्मक मूल्यांकन होता है। इस निरीक्षण के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने एक कथन कहा है कि वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। अब साथियों निरीक्षण के प्रकार। तो साथियों निरीक्षण के प्रकार में पहला प्रकार है संशोधनात्मक निरीक्षण। इसमें निरीक्षणकर्ता विद्यालय का अवलोकन कर दोषों को ढूंढता है और उनका रिकॉर्ड तैयार करता है। तो ये कौन सा हो गया? संशोधनात्मक निरीक्षण। दूसरा साथियों निरोधात्मक निरीक्षण। इसमें निरीक्षण को विभिन्न समस्याओं का आभास पहले ही हो जाता है तथा वह उनकी जानकारी विद्यालय अध्यापकों को देता है। फिर तीसरा है आपका रचनात्मक परीक्षण। इसमें निरीक्षक अध्यापक स्तर पर आकर अवलोकन करता है। तो ये हो गए निरीक्षण के 3 प्रकार। अब साथियों समय विभाग चक्र पर्यवेक्षण उपयोगी है। जो समय विभाग चक्र पर्यवेक्षण होता है ये किसके लिए उपयोगी है? तो प्रधानाध्यापक हेतु ये उपयोगी होता है। फिर साथियों आपके नरेंद्र देव कमेटी जो उत्तर प्रदेश में गठित हुई थी, इसका संबंध किससे है? तो विद्यालयों में समय सारणी की अव्यवस्था को अवलोकन कर सुधार करना। समय सारणी की अव्यवस्था में सुधार करने के लिए नरेंद्र देव कमेटी उत्तर प्रदेश में गठित हुई थी। फिर साथियों विद्यालय विकास हेतु विद्यालय समन्वयन योजना की सिफारिश। विद्यालय समन्वयन योजना की सिफारिश है ये किसने की थी? तो साथियों ये मुदालिया शिक्षा आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। तो साथियों ये आपका पर्यवेक्षण वाला टॉपिक भी समाप्त हो गया। अब है साथियों संस्थागत नियोजन। चौथा टॉपिक है संस्थागत नियोजन। तो साथियों संस्थागत नियोजन है इसका अन्य नाम, संस्थागत नियोजन का अन्य नाम है विद्यालय समन्वयन योजना। विद्यालय समन्वयन योजना की सिफारिश है वो साथियों मुदालिया आयोग ने की थी। और संस्थागत नियोजन का उद्देश्य क्या है? संस्था का चहुमुखी विकास एवं प्रगति करना, विद्यालय में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करना, भावी शिक्षण के लिए सुनियोजित प्रयास करना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना, संस्थागत एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों का समन्वय करना, विद्यार्थियों में सृजनात्मक विकास हेतु उत्तम वातावरण का निर्माण करना, पारस्परिक सहयोग विकसित करना। ये संस्थागत नियोजन के उद्देश्य है। फिर साथियों संस्थागत योजना की विशेषता है। जो संस्थागत नियोजन होता है इसकी क्या क्या विशेषता है? तो ये लक्ष्य निर्देशित होता है, ये इसकी उपयोगिता होती है, ये आवश्यकता आधारित होता है, ये विशिष्ट होता है, ये साधनों का दोहन करने के लिए किया जाता है, ये समुदाय समर्थित होता है, सुधार एवं विकास पर आधारित होता है और प्रजातंत्रात्मक होता है, प्रेरणादायक होता है, सहयोग आधारित होता है, समय नियंत्रित होता है और वास्तविक होता है और लचीला होता है। तो ये सारी होगी आपकी संस्थागत योजना की विशेषताएं। अब साथियों विद्यालय की संस्थागत योजनाएं। विद्यालय की संस्थागत योजनाएं जैसे कि कोठारी आयोग 1964 से 66 गठित हुआ था। कोठारी आयोग की सिफारिश पर योजना निर्माण का कार्य विद्यालय पर करने का निर्णय लिया गया। जो विद्यालय में संस्थागत नियोजन होता है, संस्थागत योजना जो संचालित होती है, इसकी सिफारिश सबसे पहले कोठारी आयोग ने की थी।
फिर राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय विकास योजना की रूपरेखा 1968 में बनाई गई। तो राजस्थान विद्यालय विकास योजना की रूपरेखा है वो 1968 में बनाई गई। और राजस्थान में राजकीय विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना का अनिवार्य किया गया। राजस्थान में जो राजकीय विद्यालय है उनमें विद्यालय विकास योजना अनिवार्य कब की गई? सन 1972 में। और RTE एक्ट की धारा 22 में इसका उल्लेख किया गया है कि विद्यालय के लिए विद्यालय विकास योजना बनाई जाए। फिर साथियों शैक्षिक नियोजन के प्रकार। तो शैक्षिक नियोजन के प्रकार बहुत सारे हैं साथियों, मैंने यहाँ मेन लिए हैं, जिनमें से पहला लघुकालिक नियोजन। ये संस्था में वार्षिक आयोजन के रूप में प्रचलित होता है। दूसरा है दीर्घकालिक नियोजन। दीर्घकालिक नियोजन है ये साथियों शिक्षा की प्रक्रिया को सतत मानकर शिक्षा का विस्तार लंबे समय तक करने हेतु आयोजित किया जाता है। फिर है स्वयंव्यूही नियोजन। इसमें अनुसंधान केंद्रित होता है। ये नियोजन जिसकी सफलता कुशल आयोजनकर्ता पर निर्भर करती है। फिर है प्रबंधात्मक नियोजन। ये मूल रूप से जनतंत्रीय होना चाहिए, लेकिन ये प्रशासन केंद्रित होता है, जो इसका दोष है। और फिर है क्षेत्रीय नियोजन। ये क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाने वाला नियोजन होता है। फिर साथियों संस्थागत नियोजन। ये संस्था स्तर पर किया जाने वाला नियोजन होता है। और इसके बाद में साथियों नियोजन के क्षेत्र और कार्यक्रम। नियोजन के क्षेत्र और कार्यक्रम। तो नियोजन का क्षेत्र है ये 4 भागों में विभाजित है। पहला है शैक्षिक क्षेत्र। ये शैक्षिक कार्यक्रम हेतु बनाई गई योजना। शैक्षिक कार्यक्रम हेतु बनाई गई योजना इसमें सम्मिलित होती है शैक्षिक क्षेत्र में। तो साथियों शैक्षिक क्षेत्र में अध्यापक है, दैनंदिनी संधारण है, विषय समिति है, पाठ्यक्रम विभाजन, कक्षा कार्य सुधार, भित्ति पत्रिका, SIQE का सफल संचालन आदि प्रभावी प्रशिक्षण आदि क्रिया इसमें शामिल है। इसके अलावा और भी है, मैंने तो यहाँ मेन लिए। फिर है साथियों सहशैक्षिक क्षेत्र। इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में सुधार हेतु बनाई गई योजना होती है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सुधार हेतु बनाई गई योजना क्या होती है? सहशैक्षिक क्षेत्र में आती है। जैसे बुक बैंक है, प्रार्थना सभा का आयोजन है, शारीरिक एवं योग शिक्षा है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था है आदि इसमें शामिल होती है। फिर है साथियों भौतिक क्षेत्र। भौतिक क्षेत्र में विद्यालय भवन का विकास, खेल मैदानों का सुधार, विद्यालय वाटिका आदि कार्यक्रम इसमें आते हैं। और चौथा है और अंतिम क्षेत्र है विविध क्षेत्र। इसमें राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर साथियों इसके बाद है साथियों संस्थागत नियोजन 3 खंडों में विभाजित है। जो संस्थागत नियोजन होता है ये 3 खंडों में विभाजित है। इसके प्रथम खंड में सामान्य परिचयात्मक सूचनाएं आती है, द्वितीय खंड में गत सत्र की योजना और उपलब्धियां शामिल है, और तृतीय खंड में वर्तमान वर्ष के लिए कार्यक्रमवार योजनाओं का वर्णन है। फिर साथियों जो योजना निर्माण किया जाता है, नियोजन यानी संस्थागत योजना बनाई जाती है, इसके कुछ सोपान यानी चरण होते हैं। तो योजना निर्माण के सोपान है वो साथियों इस प्रकार है। सर्वप्रथम कार्यक्रम का नाम रखा जाता है, फिर प्रभारी व सहयोगी नियुक्त किए जाते हैं, फिर वर्तमान स्थिति देखी जाती है, फिर आवश्यकता क्या है उसका आकलन करने के बाद उपलब्ध संसाधन देखे जाते हैं, फिर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, और फिर लक्ष्य को प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की जाती है। फिर है वो क्रियान्विति के चरण किए जाते हैं, और लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। तो योजना निर्माण के सोपान है ये कुल 9 है। तो पहला है कार्यक्रम का नाम, दूसरा प्रभारी व सहयोगी, तीसरा वर्तमान स्थिति, चौथा आवश्यकता, 5वां उपलब्ध संसाधन, छठा लक्ष्य, और 7वां अवधि, 8 नंबर है क्रियान्विति के चरण, और 9 नंबर है मूल्यांकन। तो साथियों ये आपके 4 टॉपिक समाप्त हो गए। अब साथियों आपकी यूनिट नंबर 1 का एक 5 नंबर टॉपिक रहा है नेतृत्व की शैलियां, और इसके अलावा अगले वीडियो में हम नेतृत्व की शैलियां और आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति, शाला मानचित्रण आदि के बारे में अध्ययन करेंगे।